हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है चैनल मिशन मार्केटिंग में और मैं आपका होस्ट नरेश। आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि जो लाइसेंस हमारा पेस्ट कंट्रोल का बना होता है उसकी सीमा रेखा क्या है, कितनी दूरी तक वो काम करेगा, कितने दिनों तक वो काम करेगा और किस तरीके से काम करेगा। यदि आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तब वो उसका क्या क्राइटेरिया रहेगा, एनसीआर में काम करेगा या नहीं करेगा, और यदि आप अन्य किसी स्टेट में रहते हैं तो वहाँ कैसे काम करेगा। इन सभी बातों पे आज हमारी चर्चा होगी और हम आपको विशेष तौर पे ये बता दें कि अब ग्रीष्मकालीन समय सत्र शुरू हो रहा है, मार्च चल रहा है, तो आप तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए क्योंकि सीजन स्टार्ट हो रहा है। आइए शुरू करते हैं आज की तारीख से। और आज जो है वो 6/3/2021 है। आज का जो विषय है वो है लाइसेंस की लिमिटेशंस। ये लाइसेंस की लिमिटेशंस जो हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको लाइसेंस ही लेना होता है जब भी आप पेस्ट कंट्रोल का काम शुरू करते हैं। तो पेस्ट कंट्रोल का लाइसेंस कैसे लेना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, उसके लिए हमने ऑलरेडी जो है एक वीडियो बनाई हुई है। उसका लिंक आपको जो है ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, उसको आप जरूर देख लीजिए। अब बात करते हैं कि आपने लाइसेंस ले लिया है, लेने के बाद की हम लोग जो है चर्चा कर रहे हैं। लाइसेंस आपने निकाला और आपको मिल गया। देखिए, लाइसेंस जो है वो सेंटर बॉडी और स्टेट बॉडी इनके बीच का मामला है। ऐसा कोई लाइसेंस अभी तक नहीं बन रहा है जो पैन इंडिया बेसिस पे एक ही लाइसेंस से आपको काम हो जाए। जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड है, आपने एक बार बना लिया तो वो आपका कंटिन्यूअसली चलता रहता है। ड्राइविंग लाइसेंस है, आपने किसी एक स्टेट से ले लिया, आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाइए, आप उस लाइसेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन पेस्ट कंट्रोल में वैसा नहीं है। सपोज कीजिए कि आपने दिल्ली में लाइसेंस लिया तो वो दिल्ली के लिए वैलिड है। अब बात आती है कि दिल्ली में एनसीआर भी है जी। एनसीआर में कैसे करेंगे? देखिए, एनसीआर जो है वो जब टेलीकॉम की बात आती है, टेलीकॉम सर्कल जो है उसके टावर्स जो हैं उनको किसी नियंत्रित सीमा रेखा में बांधा नहीं जा सकता। सपोज करो कि यदि बॉर्डर पे या दिल्ली की आउटर जहां लेन है दो हिस्सों में करती है, जिस रोड की बात हम करें, मान लिया जैसे गाजियाबाद जो है वैशाली में आता है और आनंद विहार जो है वो दिल्ली में आता है, और उनके बीच में से एक रोड गुजरी हुई है, वो रोड ही पैमाना है। तो वहां जो टावर लगा होगा उस टावर से जाने वाले सिग्नल्स वैशाली में भी जाएंगे और आनंद विहार की तरफ भी आएंगे, तो वहां वो एनसीआर वाला सिस्टम फिट हो जाता है। लेकिन पेस्ट कंट्रोल में ऐसा नहीं है। नोएडा एनसीआर में काउंट होता है, लेकिन नोएडा के लिए लाइसेंस जो है वो नोएडा अथॉरिटी से लेना होता है। नोएडा का अलग से लाइसेंस बनता है डिस्ट्रिक्ट का, गाजियाबाद का अलग लाइसेंस बनता है, फरीदाबाद का अलग बनता है, गुड़गांव का अलग लाइसेंस बनता है, सोनीपत पानीपत के लाइसेंस अलग बनते हैं, करनाल के लाइसेंस अलग बनते हैं, और दिल्ली का लाइसेंस अलग बनता है। दिल्ली का लाइसेंस बनेगा आपका आईटीओ से, नोएडा का आपका नोएडा जाना पड़ेगा। जहां भी डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिस है उनके माध्यम से आपके लाइसेंस बनेंगे। तो आप दिमाग से ये निकाल दीजिए कि लीगली आप सही है। यदि आप जो है दिल्ली का लाइसेंस लेकर के नोएडा में पेस्ट कंट्रोल कर रहे हैं तो लीगली वो सही नहीं है, कानून की दृष्टि से वो गलत है। लेकिन
जैसे ट्रैफिक पुलिस वाले रोड पे बैठे रहते हैं, पेस्ट कंट्रोल वाला ऐसा कोई नहीं बैठा हुआ है। जब आप कोई काम करते हैं, उसमें कोई कंप्लेंट आती है, कोई मामला लीगल का उठेगा, तब वहां आपकी जो है जांच पड़ताल होना शुरू होती है कि आप वहां गए बिना लाइसेंस के आपने काम किया, या फिर कोई रेवेन्यू संबंधित मामला आपका जो है फंसता है, तब उसकी प्रॉब्लम खड़ी होती है। अब बात आते हैं कि लाइसेंस हमें लेना क्यों जरूरी है। यदि आपका लाइसेंस कोई रास्ते में चेक नहीं कर रहा है, आपसे कोई नहीं पूछ रहा है, आप दिल्ली में बैठे हैं एक लाइसेंस लेकर के और नोएडा गाजियाबाद में जाकर के काम करके आ जाते हैं, किसी ने नहीं पूछा, और आप जो है कई सालों से काम कर रहे हैं इस तरीके से, तो काम तो हो रहा है, काम में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत उस दिन पैदा होगी जिस दिन जो है मामला कहीं उलझ जाएगा। उलझने से मतलब है कि आपने कहीं कार्य किया, सामने वाली पार्टी ने पैसा नहीं दिया, आपने सभी जो है वो लीगल फॉर्मेलिटीज करने की ठान ली और आप जाते हैं कोर्ट में। तो सबसे पहले कोर्ट आपसे ये पूछेगा कि आप क्या वहां काम करने के लिए एलिजिबल थे या नहीं थे, आपके पास वहां का लाइसेंस है या नहीं है, आपके पास ऑथेंटिक ऑपरेटर है या नहीं है, उस समय जब साइट पे काम हुआ तो उस समय ऑपरेटर आपका था या नहीं था। ये 4-6 सवाल आपसे ही उसने पूछ लिए। ये ब्रीफिंग हो गई केस की जब वो केस स्टार्ट होना तब। और यहीं पे यदि आपकी सारी शर्तें जो हैं वो एक के बाद एक खारिज होती चली जाती तो केस आगे ही नहीं बढ़ेगा। तो वो लीगल फॉर्मेलिटीज के लिए और सामने वाले को प्रेशर बिल्डअप करने के लिए आपके पास ये सारी चीजें होनी चाहिए। एक बार स्टार्टिंग में करने में जो है खर्चा आता है, बाकी जीवन भर जो है आप इनका आनंद लेते रहते हैं। हर साल इनको रिन्यू करना होता है, एक छोटी सी फीस लगती है और वो आपका काम चलता रहता है यदि आप जेन्युइनली काम कर रहे हैं तो। बाकी कुछ लोग तो ऐसे भी हैं इस इंडस्ट्री में जिनके पास लाइसेंस ही नहीं है, जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, उन्होंने 4-6 महीने कहीं जो है ऑपरेटर की जॉब की, केमिकल मिलाने और चलाने सीख लिए, बस हो गए पेस्ट कंट्रोलर। पेस्ट कंट्रोलर के कंधों पे बहुत बड़ा दायित्व होता है। पेस्ट कंट्रोल को वातावरण को भी जो है नियंत्रित करना है कि वातावरण में बहुत ज्यादा केमिकल्स ना घुले, हवा में प्रदूषण ना फैले, और उसको कीटों को भी उतनी डोज दे करके मारना जिससे वो मर जाए। वहां अगर कम रह जाती तो उसके रिजल्ट्स भी नहीं आते, किसी ह्यूमन पे इम्पैक्ट ना आ जाए, अपने खुद को भी उसे बचाना होता है, और साथ में लीगल कोई फाइट होती तो वहां भी लड़ना होता है। आप गए, आपने काम किया, सामने वाले ने जो है आपको 2 दिन 4 दिन का जो है आवा टावा दिया और टाल दिया कि ठीक है बाद में भुगतान करेंगे। काम उसका हो गया, समस्या उसकी दूर हो गई, आप लगा रहे हैं चक्कर, पेमेंट नहीं कर रहा। अब पेमेंट निकालने के लिए आप क्या करोगे? 2 ही रास्ते हैं, या तो लीगल में जाओ या आपने एडवांस लिया हो। पेस्ट कंट्रोल में कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि एक छोड़ 1000 मिलते हैं उधार करने वाले। आप 500 रुपए की कोटेशन देते हैं, अगला आदमी तो 200 में करने के लिए तैयार बैठा हुआ है। लेकिन 200 में जो बैठा हुआ है उसके पास भी जो है कोई लाइसेंस नहीं है। ये आप मान सकते हैं कि हो सकता है जो 500 की बजाय 1000 ले रहा है उसके एक्सपेंस ज्यादा बढ़ रहे हैं, वो लीगली काम कर रहा हो। और यदि वो लीगली काम कर रहा है तो वो पैसे भी निकालने जानता है। जिसने सारे लाइसेंस लेके बैठा है, जिसने ऑपरेटर्स लिए हैं, वो सारी चीजों को अच्छे से जानता है। ऐसे ही जो है अन्य राज्यों की भी बात है। आप जहां भी जिस भी डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिस से लाइसेंस निकालते हैं उनसे आप बातचीत कर लीजिए, उनसे एरिया समझ लीजिए कि किस डिस्ट्रिक्ट में या कितने बड़े स्टेट में या कितने राज्यों में एक साथ रीजनल में कितना, उनके यहाँ क्या छूट है या वो आपको क्या कोऑपरेट कर सकते हैं। उनसे मिलकर के बातचीत करके फिर आप अपना काम स्टार्ट कर दीजिए। यदि वो कहते हैं कि दिल्ली एनसीआर में कोई समस्या नहीं है, आप काम कीजिए, ये लाइसेंस हम जो है मान लेते हैं एनसीआर में काम करेगा, तो आप करिए। बाकी आप जैसे पहले कर रहे थे वैसे अभी भी कर सकते हैं, लेकिन लाइसेंस होने से यही एक बेनिफिट है कि लीगली जो है आप
ज़्यादा स्ट्रोंग हो जाते हैं। तो एक बात आपकी ये क्लियर हो गई कि दिल्ली एनसीआर में आज की डेट में दिल्ली का लाइसेंस अलग है, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुड़गांव का लाइसेंस अलग बन रहा है, क्योंकि वो एनसीआर में काउंट नहीं हो रहा। यूपी में आप हैं तो यूपी में जो है हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग लाइसेंस का चलन है। राजस्थान में हमने बताया था कि 4 डिस्ट्रिक्ट 5 डिस्ट्रिक्ट का जो है रीजनल लेवल पे एक बन रहा है। हो सकता है एमपी और गुजरात, महाराष्ट्र में भी इस तरीके की चीजें हों। तो आपके नियर बाई में जो भी एग्रीकल्चर ऑफिसेज हैं वहां से आप संपर्क कीजिए, अपडेटेड नॉलेज लीजिए, और यदि जानकारी आपको वहां से कुछ ज्यादा अच्छी बेहतर मिलती है तो उसको कमेंट करके या हमारे प्लेटफॉर्म पे भी आप शेयर कर दीजिए, ताकि बाकी लोगों को भी इस चीज का अनुभव हो जाए। उनको पता लगने से उनको भी जो है सहूलियत होगी। जानकारी देने से और बांटने से वो कभी कम नहीं होती है, उसके फायदे ही होते हैं, नुकसान कुछ भी नहीं होता है। तो आपके पास जो भी ज्ञान है उसको शेयर करते रहिए, और हमारी वीडियोस को देख करके अपना ज्ञान वर्धन भी करते रहिए। और हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी रिक्वेस्ट है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरीके की और भी बहुत सारी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, और हम बार बार जो है आपका धन्यवाद भी करते रहेंगे, आपको सराहना करते रहेंगे कि आप जो है बहुत प्यार हमें देते रहते हैं। अब ये बात तो हो गई पेस्ट कंट्रोल लाइसेंस और उसकी लिमिटेशंस की। लिमिटेशंस में कुछ और भी लिमिटेशंस हैं। खाली जो है आपने लाइसेंस निकाल लिया और ऑपरेटर्स अपॉइंट कर लिए, उससे भी काम नहीं होगा। अब आपको जरूरत पड़ेगी एसओपी की। एसओपी क्या होता है कि स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर्स होता है। वो स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर्स जो हैं एसओपी के अंदर तहत काम करते हैं, और ये एसओपी आपको खुद बनानी होती है। यानी कि आप जिस जुरिडिक्शन एरिया में आप काम कर रहे हैं वहां की लोकल स्थिति को देखते हुए आपको एसओपी डिजाइन करनी होगी। आपको कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट तैयार करने होंगे जिनके माध्यम से आप अपने काम को ट्रैक कर सके, अपनी रिपोर्ट्स तैयार कर सके, आपको एक सटीक डाटा मिल सके, जिसके आधार पे आप जो है फ्यूचर का अनुमान लगा सकें कि कंपनी हमारी किस दिशा में जा रही है। कंपनी जो है वो फायदे में जाएगी या नुकसान में जाएगी, और नुकसान में जाएगी तो कितने नुकसान में जाएगी, प्रॉफिट में आएगी तो कितने प्रॉफिट में आएगी, और कितने समय में आएगी, कितना हम खर्चा कर रहे हैं, कितनी हम आमदनी कर रहे हैं, उसी के लिए इस तरीके का डाटा एक तैयार किया जाता है। उस डाटा को तैयार करने के लिए आपको एसओपी तैयार करनी होती है, और अगली वीडियो में हम इसी के ऊपर पूरा डिटेल में फोकस करेंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको जो है तैयार करने हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। और इसी के साथ करते हैं धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में। थैंक्स।